नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी में आज, जहां हम बात करते हैं यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों की, बड़े अपडेट्स की। आमतौर पर मीडिया के कैमरों से दूर रहने वाली बसपा प्रमुख मायावती ने आज सुबह सुबह प्रेस से बात की। उन्होंने कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी बता दिया जो पैसे लेकर लोगों को चुनावी रैलियों में बुलाती है। उन्होंने कांग्रेस को पहले अपने घर को देखने की नसीहत भी दी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने 13 पन्नों की एक बुकलेट छपवाई है जिसमें मायावती, अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर आलोचना की गई है और इसी बुकलेट की वजह से मायावती कांग्रेस पर हमलावर रही। आज की बड़ी खबर में इसी बुकलेट के बारे में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि सभी पार्टियों पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस इस चुनाव में खुद कहां खड़ी है। लेकिन सबसे पहले दिन की सुर्खियां देखिए। आज की पहली सुर्खी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ में उनके आवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर वाहन में बैठाने के लिए पुलिसकर्मियों को खूब मेहनत करनी पड़ी। वो गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं थे और इस दौरान पुलिस से उलझ रहे थे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने वाली युवती ने अमिताभ ठाकुर पर कई आरोप लगाए थे। जांच के लिए बनी एसआईटी ने अमिताभ ठाकुर पर पीड़िता को आत्मदाह के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घर पहुंची थी। आरोप लगाने वाली लड़की और उसके दोस्त की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, ये भी हम दर्शकों को बता चुके हैं। दूसरी सुर्खी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान से बनी है। आज इटावा में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी ने राज्य में रंग और नाम बदलने का नया फैशन चला दिया है। काम धाम तो कुछ किया नहीं, सो नाम और रंग बदलकर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई लखनऊ मत जाना। अगर आप गए और मुख्यमंत्री जी को पता लग गया तो ज़रूरी नहीं कि उसी नाम के साथ आप लखनऊ से वापस आए। ये चुटकी। और मौके पर अखिलेश यादव ने महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य को बधाई देते हुए कहा, समाजवादी पार्टी का मानना है कि सभी जातियों को भी जोड़ा जाए और जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। आगामी विधानसभा चुनाव में महान दल ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे से जुड़ी है। खबर है कि सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 पैन कार्ड बनवाने के मामले में आरोप तय हो गए हैं। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त को करेगी। बता दें कि 2 पैन कार्ड बनवाने का यह मुकदमा साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाया था, जिसमें आरोप था कि विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम थी। सांसद ने फर्जीवाड़ा करके अब्दुल्ला का दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें उम्र 26 साल दर्शा दी गई। पुलिस ने इस मामले में सांसद और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, षड्यंत्र रचने आदि धाराओं का मुकदमा दर्ज किया था। सांसद मतलब अब्दुल्ला के बेटे आजम खान। सुर्खियां हुई खत्म, अब बात करते हैं बड़ी खबर की। यूपी में अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के मकसद से कांग्रेस पार्टी ने किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश इस नाम से 22 पन्नों की एक बुकलेट छपवाई है। बुकलेट के पहले पन्ने पर राज्य का नक्शा है और नक्शे के ठीक नीचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती के कैरिकेचर बने हैं। ये भी सीएम रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बांटे गए इस बुकलेट में राज्य की सपा, बसपा और मौजूदा बीजेपी सरकार के बारे में विस्तार से लिखा गया है। पार्टी के मुताबिक इन तीनों सरकारों ने मिलकर यूपी को लूटा, घोटाले पर घोटाले किए और इस वजह से राज्य की जनता का भारी नुकसान हुआ। बुकलेट के तीसरे पन्ने पर फिर से कवर पेज वाला कैरिकेचर लगा हुआ है और उसके नीचे लिखा है, भाजपा, सपा और बसपा ने प्रदेश में 32 साल शासन किया और विकास के पैरामीटर में सबसे पीछे एवं गुंडागर्दी, अपराध, करप्शन और कुपोषण के मामले में नंबर 1 बना दिया। इसके अलावा चोर चोर मौसेरे भाई वाला मुहावरा भी लिखा गया है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि सबने प्रदेश को लूटा, मिल बांट कर खाई मलाई। बुकलेट में प्रदेश की सपा सरकार को लेकर भी बहुत कड़वे वचन लिखे गए हैं। सपा के कार्यकाल को भ्रष्टाचार, खराब प्रशासन एवं एक जाति एक परिवार के प्रभुत्व को बढ़ावा देने वाला बताया गया है। साथ ही लिखा गया है कि सपा राज में 700 से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए, एक जाति का ही बोलबाला रहा, नौकरी और ट्रांसफ़र हर जगह जातिवाद भारी रहा। हमने इन आरोपों के बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया तो उन्होंने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। देखिए, जो ये कांग्रेस ने अभी 24 पन्नों की 72-74 पन्नों की जो भी एक बुकलेट निकाली है, सभी लोग जानते हैं कांग्रेस का जनाधार खिसक रहा है।
और हर चुनाव में वो और छोटा दल बनता चला जा रहा है। तो जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे और सारी चीजें देखते थे, होती थी ना मनोहर चित्र कथाएं और सारी चीजें आती थी, वैसे इन्होंने एक कॉमिक्स निकाल दी है। जनता उसे पढ़ेगी, हंसेगी और फिर भूल जाएगी। तो इनके बुलेटिन का उसका कोई मतलब नहीं है। इन्हें अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे अपनी बात रखनी चाहिए, तब तो जाके ये कुछ खड़े हो पाएंगे। अभी ये समाजवादी पार्टी की सरकार पे आरोप लगाते रहे, 2017 में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, हर बार इन्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ती है। तो इससे ज्यादा मैं इन पे कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। यहाँ ये बात हाईलाइट करना जरूरी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा साथ साथ मैदान में उतरे थे। तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ में रैलियां और रोड शो भी किए थे। नतीजा मनमुआफिक नहीं रहा, सो बाद में अलग हुए। पता नहीं तब कांग्रेस को अखिलेश सरकार के बारे में ये सब मालूम था या नहीं था, जो आज वो अपनी बुकलेट्स में छापे जा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। बुकलेट के 19वें पन्ने पर पूर्व की बसपा सरकार का जिक्र है। शीर्षक है बसपा का कुशासन, मायावती दलित नहीं दौलत की बेटी। इसके अगले 2 पन्नों पर मायावती और उनकी सरकार पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। लिखा है, मायावती ने पार्टी तो दलितों के नाम पर बनवाई, लेकिन दलितों के लिए कुछ किया नहीं। वो देश की अकेली ऐसी नेता हैं जो करोड़ों लेकर टिकट बेचती हैं। इसके आगे पार्टी ने मायावती और उनकी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। आप इन आरोपों की फहरिस्त अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। तो खुद पर लगाए इन आरोपों की वजह से मायावती नाराज हुई और आज कांग्रेस को जवाब देने के लिए प्रेस के सामने आई। देखिए मायावती ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आम जनसभाओं में व यहाँ तक अपनी चुनावी जनसभाओं में भी अपनी भीड़ जुटाने के लिए ज़्यादातर दिहाड़ी पर ही लोगों को लाती है। ये कांग्रेस पार्टी की दयनीय हालत नहीं है तो और क्या है। जबकि वहीं दूसरी तरफ बीएसपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। अर्थात बीएसपी कांग्रेस की तरह पैसा देकर पार्टी के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं देती है, बल्कि चुनाव पर खुद अपना पैसा लगाने वाले लोगों को ही अधिकांश टिकट देती है, जिनका पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से योगदान होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में जो बुकलेट जारी की है, यदि ये पार्टी इस बुकलेट में अपनी विरोधी पार्टियों पर कोई भी टीका टिप्पणी करने के साथ साथ अपनी इन सब कमियों को भी वर्णित कर देती तो ये बेहतर होता। अर्थात इस पार्टी द्वारा दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय इनको पहले अपने घर को ही ठीक कर लेना चाहिए। ये भी मेरी इनको सलाह है। खासकर पार्टी के मजबूत राज्यों में एक एक सीट पर तो कई उम्मीदवार बीएसपी का टिकट चाहते हैं, जिसमें कुछ उम्मीदवार आर्थिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर भी होते हैं। इसके अलावा कुछ उम्मीदवार टिकट तो ले लेते हैं, यानी कि पार्टी का टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन चुनाव में ज़रूरत के हिसाब से पैसा खर्च नहीं करते। तब फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मजबूरी में आपस में चंदा इकट्ठा करके उन्हें चुनाव लड़ाना पड़ता है। इसे भी खास ध्यान में रखकर तब हमारी पार्टी को मजबूरी में पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों से चुनाव लड़ने के लिए उनसे कुछ एडवांस में ही पैसा भी जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा इन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी पार्टी हर वर्ष अब मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब मेरा जन्मदिन होता था तो मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी मेरे जन्मदिन पर पार्टी के अधिकांश लोग तो महंगे कपड़े व गहने आदि मुझे देते थे। मायावती ने अपने स्टेटमेंट में कांग्रेस को जरूर सुनाया, लेकिन कई बार ऐसा भी लगा कि वो बुकलेट में लगाए गए आरोपों को लेकर सफाई भी दे रही हैं। जैसे अपनी पार्टी को गरीबों की पार्टी बताते हुए उम्मीदवारों से कुछ एडवांस पैसा जमा करवाने वाली बात, अपने जन्मदिन पर महंगे गिफ्ट और सोना चांदी लेने वाली बात, और बाद में ये कहना
कि वो मना करती थीं, फिर भी उनके पार्टी के नेता उन्हें महंगे गिफ्ट और सोना चांदी देते थे। अगर ऐसा था तो बसपा गरीबों की पार्टी कैसे हुई? यही सवाल हमने बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया से पूछा। इनका जवाब आपके सामने है। हमारी पार्टी से हमेशा कार्यकर्ता लोग राज्यसभा में जाते हैं और चुनाव भी वो ऐसे लोगों को लड़ाती हैं जो निष्ठावान लोग हैं। पर हाँ, ये जरूर है कई बार साधारण लोग भी हमारे यहाँ चुनाव लड़ते हैं, वो भी पार्टी की मदद करते हैं, पर पार्टी की मदद विचारधारा के आधार पर करते हैं हमको, मैं ये कहना चाहूंगा। इस बुकलेट में कांग्रेस ने मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार को भी घेरा है। कांग्रेस के मुताबिक राज्य की योगी सरकार में एक दो नहीं, घोटाले ही घोटाले हुए। पार्टी ने एक पूरे पन्ने पर विस्तार से इस संबंध में लिखा है। योगी सरकार में महिलाओं को असुरक्षित बताया गया है और बेरोजगारी के मसले पर भी मौजूदा सरकार को निशाने पर लिया गया है। जब इतने आरोप लगाए गए हैं तो इस बारे में बीजेपी का पक्ष जानना भी जरूरी हो जाता है। लिहाजा हमने यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से संपर्क किया और इन आरोपों पर पार्टी का रुख पूछा। उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 27 साल यूपी बेहाल का नारा लेकर आई थी और खाट यात्रा शुरू की थी। बाद में वही खाट बिछा करके सो गई। कांग्रेस पार्टी जिनके साथ यूपी बेहाल का नारा दे रही थी, उन्हीं के साथ दो युवराज का साथ पसंद करने लगी। कांग्रेस पार्टी कब क्या स्टैंड लेगी, कब क्या बातें कहेगी, जिनके साथ गठबंधन किया उन्हीं युवराज के साथ, आज उनके कार्यकाल को खराब बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पहले अपना स्टैंड तय करे कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है। अलग अलग समय पर बार बार स्टैंड बदलना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में जनता खारिज कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, नेता उनके प्रवासी हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इस तरह से पॉलिटिकल टूरिस्टों के भरोसे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो सकती। अभी अजीब स्थिति है, आप जवाब मांगिए तो प्रवक्ता लोग आरोप लगाने वाले पर ही आरोप लगा देते हैं। खैर, आप बात कांग्रेस की कर लेते हैं। पार्टी यूपी में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए पार्टी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे राज्य में चला रही है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े कांग्रेसी नेता ने हमें बताया कि 3 लेवल पर काम हो रहा है। हम अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पिछली सरकार की नाकामी कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी आरएसएस के काम करने के तरीके और उसके नतीजों के बारे में भी अपने लोगों को समझा रहे हैं और आखिर में हम उन्हें कांग्रेस पार्टी के योगदान के बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस ने इस अभियान की टैगलाइन विजय सेना निर्माण रखा है। 100 दिन चलने वाले इस अभियान के दौरान 700 प्रशिक्षण कैंप आयोजित किए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि वो विजय दिलाने वाली किसी सेना का गठन कर सके, या क्या कोई भी सेना इस चुनाव में अकेले अपने दम पर कांग्रेस को विजय दिला सकती है, ये भी प्रश्न है। हमने ये सवाल वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल के सामने रखे, आप खुद उनका जवाब सुनिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो बुकलेट जारी की गई है, ये मुझे लगता है कि पिछले कई सालों में कांग्रेस की तरफ से किया गया सबसे अनकैरेक्टरिस्टिक और एग्रेसिव कैंपेन की शुरुआत है। इस बार का जो उनका ये बुकलेट है, इसमें जो उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा दोनों पार्टियों को अटैक किया है, उससे लगता है कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तय हो गया है कि उन्हें अब किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना है। और ये प्रियंका वाड्रा के पिछले लखनऊ के विजिट के दौरान दिए गए बयान के कॉन्ट्रडिक्शन में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी भी पार्टी से गठबंधन के लिए ओपन हैं। तो जब प्रियंका खुद ही आके पूरा मोर्चा संभालती हैं, तो ऐसे में पार्टी के अंदर सेकंड लाइन या उसके नीचे के लाइन के किसी भी नेता का उभरना बहुत मुश्किल है। जो कांग्रेस के सबसे पुराने और सबसे पहचानने वाले नेता हैं प्रमोद तिवारी, उनको उस तरह की इम्पोर्टेंस कभी दी नहीं गई कि वो पार्टी को लीड करें, एक पदाधिकारी के तौर पे नहीं लेकिन पार्टी का चेहरा बन के। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से एक तो ये डायरेक्शन लेसनेस दिखती है कि आखिरकार कांग्रेस का ये एग्रेशन किसके दम पे है। क्या जिला के कोई नेता हैं, क्या किसी क्षेत्र के नेता हैं, क्या किसी जाति विशेष के नेता हैं, क्या किसी समुदाय के नेता हैं। तो ऐसे में ये एग्रेशन मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस की तरफ से एक लास्ट डिच एफर्ट है कि इस बार, जिसको हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं कि सारे घोड़े खोल देने हैं हमें, और इस बार हमें कोई भी लिहाज नहीं करना है। मतलब जिस तरह से उन्होंने बसपा के लिए कहा कि यहाँ पे पैसे लेके टिकट दिए जाते हैं, सपा के लिए कहा कि ये परिवार और जाति की पार्टी है, ये सब आक्षेप आमतौर पे पार्टियां करने से बचती हैं, लेकिन इस पार्टी ने ये किया। तो मुझे लगता है ये
कांग्रेस की ओर से एक नए तरीके के एग्रेशन का प्रतीक है, जिसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास ना नेतृत्व है, ना चेहरे हैं और ना कोई नीति है। तो अब उन्होंने हमला बोलने की ही नीति अपनाई है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि इसका आगे फायदा होगा कि नहीं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए जो चेहरे चाहिए वो अभी फिलहाल कांग्रेस में नहीं दिख रहे। तो अब इस विषय को यहीं विराम देते हैं और आपको हमारी टीम द्वारा ग्राउंड से भेजी गई रिपोर्ट्स का छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। अगर आप सारी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का रुख ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमारा एक नया चैनल भी है ललन टॉप यूपी, उससे भी सब्सक्राइब कीजिए। वैसे फिलहाल आपको हम इस रिपोर्ट के साथ छोड़ जा रहे हैं। जी भाई, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन जी, बताइए क्या करते हैं आप? ये मैं पढ़ाई करता हूँ। आजाद समाज पार्टी के बारे में आप कुछ बोलिए। हाँ, मैं आजाद समाज पार्टी कुछ कहना चाहूँगा। शायद हो सके तो मेरा संदेश चंद्रशेखर उर्फ रावण जी को भेज देना। चंद्रशेखर जी उर्फ रावण जी, गौर से सुनिए, आपके लिए नवीन कुमार का जी 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 संदेश है, दीजिए संदेश। मैं दरअसल जब उनसे पहली बार मिला था तो मैं उनसे शोभापुर में मिला था, चंद्रशेखर जी से। तो हम उनके बहुत बड़े फैन थे। एक समझ लो जैसे होते हैं ना कि कोई भी हो, उनका एक लीडर होता है जैसे कि बिरादरी का, तो उसके हम फैन हो जाते हैं। तो मैं उनको बहुत बड़ा फैन था। उनके लिए हमने बहुत कुछ किया था, मतलब कि वहाँ पर उनका प्रोग्राम किया था हमने एक लाइब्रेरी में, जो समाज के लिए काम करते हैं, मतलब समाज के लिए पढ़ाई करते हैं, उनके लिए फ्री सेवा करते हैं। तो वो एक बार वहाँ पर आए थे तो हमने उनके लिए प्रोग्राम किया था। तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने एक वादा किया था कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, संगठन करूंगा, संगठन में रहूंगा, जैसे कि आरएसएस है। तो हमने सोचा था कि ये बसपा का मतलब कि ये जैसे आरएसएस का काम करता है बीजेपी के लिए, ऐसे ही ये काम करेंगे बसपा के लिए, ये सोचा था हमने। बट उन्होंने क्या किया, पार्टी बना ली। दूसरी बात, ये वो कहना चाहते हैं कि हम मूंछों पे ताऊ देते हैं, मूंछों पे ताऊ देते हैं। वो मानते हैं डॉक्टर बीराव अम्बेडकर को, वो भीमराव को मानते हैं। क्या उन्होंने भीमराव ने ताऊ दिया था मूंछों पर? नहीं दिया था। तो अगर ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। वो क्या करेंगे, क्या कराते हैं, वो कराते हैं धरना कराते हैं, क्या कराते हैं, उनसे क्या होता है? अपने लोगों के समाज पर क्या लगते हैं, वो लग जाते हैं क्या सॉरी मैं उसमें मुकदमे लग जाते हैं। उनसे क्या होता है, हमारा समाज और बैक में चला जाता है। तो आपके हिसाब से जो चंद्रशेखर की धरना वाली रणनीति है वो गड़बड़ है। ऐसे ताव देने से नहीं होता है। मैं जानता हूँ कलम से, जो कलम में ताकत है वो किसी चीज में ताकत नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि हम स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने क्या करा, और पार्टी को बांटने का काम कर दिया। किस पार्टी को? बसपा को बांटने का काम कर दिया। जो मायावती जी लड़ रही थी, जो राज्यसभा में थी, जो उसमें थी, वो बाकायदा मुद्दा उठाती थी समाज का, दलित समाज का, पर वो उनको कमजोर करने की रणनीति है। वो एकदम बीजेपी का एजेंट निकल कर काम करेंगे वो। तो आज के लिए इतना ही। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, हैप्पी वीकेंड।